नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बाढ़ शब्द वैसे तो 2 अक्षरों का है, लेकिन इसकी विभीषिका का अंदाजा वही लगा सकते हैं जिसने इसे प्रत्यक्ष रूप से भोगा है। बाढ़ मृत्यु के तरल दूत के रूप में जन धन की हानि करता है। जाने कितने ही लोग इसकी गोद में समा जाते हैं, तभी तो इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इसी पर आधारित आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं। कक्षा 9वीं की कृतिका पुस्तक से पहला अध्याय इस जल प्रलय में, और जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए लेखक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से इन क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं। और जब लिखने की बात आती है तो लेखक कहते हैं, जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल और छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा अन्य कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र भी खींच चुके हैं। प्रस्तुत पाठ भी रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है, जिसमें लेखक ने बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव जो लिया उसी का वर्णन किया है। बात है 1967 पटना, बिहार की, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण जो पुनपुन नदी है उसका पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। तो लेखक ने अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां आदि जमा करके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह जब लेखक ने सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पानी से डूब गया है, दोपहर को सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है, और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकले तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। तो लेखक तो बाढ़ को देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कहा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, और इतना कहकर रिक्शा पर बैठ गए। लेकिन उनके साथ एक और मित्र थे जो कि कवि, व्याख्याता, आचार्य थे। और जब लेखक लगातार, अनवरत मतलब लगातार, अनर्गल, अनगढ़, अनर्गल मतलब होता है बेतुकी, मतलब जिसके कोई सिर पैर नहीं होता, ऐसी बातें, अनगढ़, बिना सोची समझी, गद्य में स्वगोक्ति से कभी बोर नहीं होते। स्वगोक्ति मतलब अपने आप में ही कुछ कुछ बोलना। तो ऐसे कवि मित्र के साथ लेखक बाढ़ का जायजा लेने के लिए चल पड़ते हैं रिक्शा में। सभी लोग बाढ़ देखने के लिए उत्सुक हैं। लोग मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा, और जिनको कोई साधन नहीं मिल रहा वो पैदल ही देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग पानी को देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड भी, इंडस्ट्रियल एरिया का कुछ पता ही नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास तो इतना पानी है कि वहाँ पर डूब जाओ। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। मतलब लोगों की इन बातों से देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग एक दूसरे को बताने के लिए उत्सुक हैं कि पानी कहाँ तक पहुँच चुका है। जब लेखक कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस को बंद कर दिया गया था, और एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुए झाग फैलाता हुआ एक बहुत तेजी से पानी का रेला सरकता हुआ आ रहा था। लेखक ने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे लेखक डर गए, लेकिन रिक्शा वाला तो बहादुर था। वो कहता, चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ में से एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। लेखक ने रिक्शा वाले से अनुनय किया,
लौटा ले भैया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा वाला मोड़कर अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चल पड़ा। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धार पर लाल हरे झागों पर विज्ञापन की सैकड़ों परछाइयां झूल रही थी, जो कि रंगीन सांपों के आकार दे रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े होकर देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला के राम की रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे तो कम नहीं थे यहाँ पर बाढ़ का दृश्य देखने के लिए। और लेखक के लिए तो हरियाली पर शनै शनै मतलब धीरे धीरे पानी फिरते देखने का यह अनुभव तो बिल्कुल नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, अब बूझो। लेखक ने अपने मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती है। समाचार दिल दहलाने वाला था। लेखक और लेखक के मित्र दोनों ही सहज भाव दिखाने का प्रयास कर रहे थे। वे सहज नहीं थे, सहज होने का प्रयास कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके चारों ओर कोई भी उन्हें परेशान नजर नहीं आ रहा था। जो लोग पानी देखकर लौट रहे थे वो आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज कुछ ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। हाँ, दुकानों पे थोड़ी बहुत हड़बड़ी थी। क्यों? क्योंकि नीचे पानी आ रहा था और नीचे का सामान ऊपर रखा जा रहा था। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी दुकान थी जिसकी बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। कौन था वो? कौन सा दुकान वाला था? वो था पान वाला। क्यों ऐसा था? क्योंकि पान वाले के पास एक रेडियो था और उस रेडियो पर निरंतर ताज़ा खबरें प्रसारित हो रहे थे। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे जमा हो गए थे कि अब खबर क्या आने वाली है, अब पानी कहाँ तक भरने वाला है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए लोग वहाँ खड़े थे और अपना समय बिताने के लिए वो वहाँ से पान खरीद कर भी खा रहे थे। इसलिए सभी दुकानों की खरीद बिक्री बंद हो गई थी, लेकिन वहाँ पर एक पान वाला ऐसा था जिसकी बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। और उसका कारण क्या था? उसके पास रेडियो था जिस पर खबर प्रसारित हो रही थी। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पहले की तरह बिछी हुई थी। तो लेखक ने सोचा कि एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं। पता नहीं एक सप्ताह तक बाहर निकलना भी होगा या नहीं। क्या क्या लूं? हेडली चेज, या एक सप्ताह में फ्रेंच और जर्मन सिखा देने वाली किताबें, या फिर कोई योग सिखाने वाली ऐसी किताब जिसमें चित्र भी हों। इस तरह किताबों को उलटते पुलटते देखकर दुकान का एक नौजवान मालिक पता नहीं क्यों मुस्कराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा और जाते जाते मित्र से कहा कि जिसके भी एरिया में कम पानी भरा होगा वो ज़्यादा पानी भरे वाले एरिया में रहने वाले मित्र की खबर लेगा। जैसे ही लेखक अपने फ्लैट पर पहुंचे, जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर तक पहुंच चुकी थी। गोलंबर के पास आकर उसने ऐलान किया, भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। लेखक ने अपनी पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ होती नहीं कि पता चल सके कितना बचा है कितना नहीं बचा है। 1-2 दिन का कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन की एक ही बोतल। लेखक कहते हैं, फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर ऊटर तरह की कोई चीज़ नहीं होती, पता नहीं कब आ धमके। लेखक रात को सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी। लेखक सोचते हैं, कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता? कविता का शीर्षक क्या होगा? बाढ़ आकुल प्रतीक्षा? धत। नींद तो उन्हें आ नहीं रही थी। अब पुरानी याद एक एक करके ताज़ा होने लगी, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह है। उन्हें याद आता है
1947 का वो दिन जब मनिहारी इलाके में अपने गुरुजी के साथ नाव पर बैठकर बाढ़ का दृश्य देखने गए थे। गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र का दौरा करने गए थे। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप पर बालूचर दिखाई पड़ा। लेखक ने कहा, जरा वहाँ चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। तो गुरुजी क्या कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने से पहले ये मत भूलो कि तुमसे पहले वहाँ अन्य शरणार्थी भी मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक वहाँ पनाह ले रहे थे। गुरुजी ने जो हिदायत दी थी कि हर नाव पर पकाही घाव, क्या होता है कि जब बहुत देर तक पानी में उंगलियां रह जाती तो वो सड़ने लगती हैं, तलवों में घाव हो जाता है। पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की डिबिया और केरासिन तेल रहना ही चाहिए। और सचमुच लेखक जहाँ जहाँ भी जाते, खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 की बात भी उन्हें याद आती है, जब महानंदा की बाढ़ से घिरे क्षेत्र पर वो रिलीफ बांटने के लिए गए थे। उनके साथ एक डॉक्टर भी थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाया जा रहा था। एक बीमार नौजवान था, उसे भी नाव पर चढ़ाया गया, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब तो उस कुत्ते को देखकर भयभीत हो गए, चिल्लाने लगे, अरे रे, कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छत से पानी में उतर गया। क्या बोलता है बीमार नौजवान, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में उतर गया। क्या बोलता है, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। वास्तव में कुत्ते के द्वारा ऐसा थोड़ी ना कहा गया होगा, लेकिन यहाँ पर इंसान और जानवरों के परस्पर संबंध को दर्शाया गया है। उसी बाढ़ की एक और घटना लेखक को याद आती है। मुसहरों की बस्ती में राहत कार्य बांटने गए थे। खबर मिली थी कि वो बहुत दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किंतु जब वे टोले के पास पहुंचे तो ढोलक और मंजीरों की आवाज़ सुनाई दी। जाकर देखा तो एक ऊंची जगह पर मचान बनाकर, जैसे स्टेज बना देते हैं ना, वैसे ही मचान बनाई हुई थी। बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही नाच क्या होता है, एक प्रकार का लोक नृत्य। इसके साथ ही ढोलक की थाप भी सुनाई देने लगी। कीचड़ में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांट कर भी क्या उन्हें ऐसी हंसी दे सकते हैं। बलवाही नाच की बात उठते ही लेखक को एक और घटना याद आ जाती है। जब वो 1937 में सिमरवनी शंकरपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्य बांटने गए थे, तब जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जल विहार करने निकले थे। गांव के कुछ नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी और थोड़ी बहुत मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याले में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बड़े मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। तभी कुछ मनचले युवकों ने फब्तियों की बारिश कर दी और घबराकर वे चुपचाप बैठ गए। रात के 2:30 बज गए, मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि जहां तक आना था आ गया होगा, या फिर कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं, पानी तो कहीं जाएगा नहीं। जाएगा तो किधर से जाएगा, रास्ता तो यहीं से है।
चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सर पर करवट लेते हुए एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी तो लिखना संभव नहीं। क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी होकर एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंख बंद करके सोने का प्रयास करूं। झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी तो ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था और सभी एक दूसरे को पानी के आने की सूचना दे रहे थे। आंखें मलते हुए लेखक उठे। पश्चिम की ओर थाने के सामने सड़क की मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसे शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद रहे हैं। नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ पर पार करता हुआ पानी हमारे घर के पिछले हिस्से में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, आ गया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। सोन का पानी है, नहीं, गंगा जी का है। आ गया है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे जाने मेरा क्या हाल होता। देखते देखते गोल पार्क डूब गया। हरियाली कहीं गायब हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा है। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़। यह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता? अच्छा है, कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो अंत में लेखक पहले तो ये सोचते हैं कि उनके पास यदि टेप रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डर कुछ भी होता तो वो इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते। अगर उनके पास किताब और कलम होती तो वो लिख भी सकते थे उन्हीं चीज़ों को। लेकिन कहते हैं कि अच्छा है मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, ताकि मैं इसे अपने आंखों के कैमरे में कैद कर पाऊँ। अगर ये चीज़ें होती तो मैं इन्हीं में ही व्यस्त हो जाता, रिकॉर्डिंग करने में या लिखने में व्यस्त हो जाता। अब ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं इन सब दृश्य को, ये जो बाढ़ का दृश्य है, बाढ़ की विभीषिका है, ये जो मृत्यु का तरल दूत है, इसे मैं अपनी आँखों में समाहित कर पा रहा हूँ। इस दृश्य को मैं अपने आँखों रूपी कैमरे में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो लेखक ने यहीं पर बाढ़ की विभीषिका को देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया और रिपोर्टाज शैली में हमारे समक्ष लेकर आए। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। अब पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन नदी का पानी निचले क्षेत्रों में घुस आया था। बाढ़ की खबर सुनकर लोग बेचैन हो गए थे। सभी अपने अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल पर लेकर जा रहे थे। ट्रक, टमटम, टेम्पो, इन सभी वाहनों पर सामान लादे जा रहे थे।
खरीद बिक्री बिल्कुल बंद हो चुकी थी और सभी लोग अपना ज़रूरी सामान एकत्रित करने लगे कि बाढ़ के समय जब वो बाहर ना निकल पाएँ और उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो ज़रूरी सामान वो एकत्रित करने लगे। प्रश्न संख्या 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक थे? मतलब लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि वो बाढ़ को देखने के लिए उत्सुक थे? लेखक का गांव एक ऐसे इलाके में है जहां पर बाढ़ से पीड़ित प्राणियों का समूह पनाह लेता है। लेखक ने 10 वर्ष की उम्र से ही और पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम किया है और हाई स्कूल में तो बाढ़ पर लेख लिखकर उन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। और अपनी बहुत सी रचनाओं में लेखक ने बाढ़ की विनाश लीला के अनेक चित्र अंकित किए हैं। गांव में रहते हुए बाढ़ के घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव उन्होंने कभी नहीं किया था। मतलब बाढ़ के बारे में लिख तो चुके थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बाढ़ नहीं देखी थी। लेखक अपनी आंखों से बाढ़ का प्रत्यक्ष रूप देखना चाहते थे, इसीलिए वे उत्सुक थे। प्रश्न संख्या 3, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहां तक आ गया है? इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? प्रस्तुत कथन के माध्यम से लोगों में जिज्ञासा का भाव दिखाई देता है। लोग बाढ़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसको जो साधन मिल रहा था उस साधन में जा रहे थे और जिनको साधन नहीं मिल रहा था वो पैदल ही चले जा रहे थे। सभी की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, क्या पानी कहाँ तक आ गया है? लेखक के मन में भी ये प्रश्न उठ रहे थे, इसीलिए वो भी अपने मित्र के साथ चल पड़े रिक्शा में और सभी एक दूसरे को ये जानकारी दे रहे थे कि पानी कहाँ तक और कितना पहुँच चुका है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्नों को रट्टा नहीं मारना है, हमें प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको ज्यों का त्यों ही याद करना है। आप अपने शब्दों में भी इसको बनाकर लिख सकते हैं। आप प्रश्न के उत्तर को समझिए और उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 4, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के लगातार बढ़ते हुए जल को कहा गया है। एक मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग लिए पानी तीव्र गति से आ रहा है। वो जनधन की तो हानि करता है, कितने ही प्राणियों के घर नष्ट हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, इसीलिए बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। प्रश्न नंबर 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो इसका जवाब विद्यार्थी अपनी रचनात्मक क्षमता के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर देंगे। यहाँ पर आप हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ और सुझाव दूं, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ और अन्य सुझाव दें, तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 6, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, आप बूझो। प्रस्तुत कथन के माध्यम से लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? प्रस्तुत कथन के माध्यम से लोगों की मानसिकता को दर्शाया गया है। क्या दिखाया गया है कि मुसीबत के समय लोग एक दूसरे की सहायता करने की बजाय, ऐसा कठिन समय जब लोगों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है, ऐसे समय में लोग सहायता करने की बजाय निजी स्वार्थों पर बल देते हैं। मतलब उनका भला अपने लिए पहले है और दूसरों के लिए बाद में, चाहे बेशक से दूसरा कितनी ही मुसीबत में क्यों ना हो। प्रश्न नंबर 7, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? मतलब बाढ़ की वजह से खरीद बिक्री बंद हो गई थी, लेकिन वहां पर एक ऐसी दुकान थी जो पान वाले की थी और उसकी दुकान पर बिक्री बढ़ रही थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक वजह थी। पान वाले के पास एक रेडियो था और जिस पर क्या हो रहा था, निरंतर ताज़ा खबरें प्रसारित हो रही थी। बाढ़ की खबर जानने के लिए लोग उत्सुक थे और वहां खड़े होकर समाचार भी सुन रहे थे। इसके साथ साथ समय बिताने के लिए वो पान भी खा रहे थे। यही कारण था
कि सभी दुकानों की बिक्री बंद हो गई थी, लेकिन पान वाले की बिक्री बढ़ रही थी। प्रश्न संख्या 8, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी भरने की संभावना है तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, सिलेंडर का क्या हाल है। तो पत्नी बोली, सिलेंडर में मीटर ऊटर नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती जिससे कुछ पता लग सके। तो लेखक ने और क्या तैयारी की। लेखक ने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमा करके बैठ गए और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। इसके साथ साथ उन्होंने समय बिताने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाएं भी खरीद ली। अगला प्रश्न संख्या 9, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मुख्य रूप से तो हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। क्यों होता है? क्योंकि पानी जमा हो जाता है, फिर पानी पर मच्छर पैदा होते हैं, वो मलेरिया का कारण बनते हैं। बाढ़ के दौरान एक और प्रमुख समस्या देखने को आती है, वो है पकाही घाव। वो क्या होता है कि जिसमें पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं और तलवों में भी घाव हो जाता है, कि बहुत देर तक जब पानी में पैर की उंगलियां रहती हैं तो वो सड़ना शुरू हो जाती हैं और उनमें घाव हो जाता है। तो उसके लिए पकाही घाव की भी बढ़ने की आशंका रहती है। प्रश्न संख्या 10, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत ऐसा किया। यहाँ पर था ना कि एक बीमार नौजवान को नाव में लेकर जा रहे थे, उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी नाव में चढ़ गया। तो वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुकुर नहीं जाएगा, मतलब नाव पर कुत्ता नहीं जाएगा। तो जैसे ही वो नौजवान नाव से बाहर निकला तो उसका कुत्ता भी बाहर आ गया कि हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो ये दृश्य जो देखने को मिला था, इस दृश्य के माध्यम से हमें ये लगता है कि नौजवान और कुत्ते दोनों में परस्पर स्नेह है, दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। मानव और पशु के आत्मीय रिश्ते को दर्शाया गया है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसीलिए नौजवान के पानी में कूदते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया था। प्रश्न संख्या 10, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो बहुत अच्छा है। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि लेखक बाढ़ को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते थे कि बाढ़ कैसे क्षेत्रों में घुसती है, कैसे बाढ़ का पानी धीरे धीरे कैसे क्षेत्रों में जाता है, उसे कैमरे में कैद करना चाहते थे। लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था, न मूवी कैमरा न टेप रिकॉर्डर। फिर मन में विचार आया कि चलो कलम के माध्यम से ही इसे चित्रित किया जाए, इसे शब्दों में उकेरा जाए। लेकिन कलम भी उनके पास नहीं थी, वह भी चोरी हो गई थी। बाद में उन्हें लगता है कि अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस बाढ़ के दृश्य को मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखूं और उसे अपनी आंखों रूपी कैमरे में कैद कर सकूं। इसीलिए कवि ने कहा कि अच्छा है कुछ भी नहीं। अगर ये चीज़ें होती तो उन्हीं को रिकॉर्ड करने में या लिखने में व्यस्त हो जाते और बाढ़ के प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों रूपी कैमरे में उसे कैद नहीं कर पाते। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने पाठ को ध्यानपूर्वक समझा होगा, देखा होगा। वीडियो के माध्यम से हमने इसे दिखाने का प्रयास किया है, बाढ़ के प्रत्यक्ष रूप को दिखाने का प्रयास किया है, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।